जिसको नींद आ रही है वो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। मुंह धो के आओ, जिसको नींद आ रही है जल्दी, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिसको भी नींद आ रही है पानी पियो, और कैमरा ऑन करो सारे। पानी पी के आओ और मुंह धो लो। अब ये नहीं कि पूरी क्लास पानी पीने चली जाएगी। कैमरा इज नॉट अवेलेबल, इट्स ओके बेटा। जिनका नहीं है वो अलग बात है, बट जिनका है वो प्लीज ऑन करिए। ओके, कुछ ग्रुप्स ने अभी भी कैमरा ऑन नहीं किया है, तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा और आराम से एक जगह पे बैठ जाओ। एक जगह पे बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। चलो, आई होप सभी अपने सीट पे बैठ गए हो। इसको अभी भी नींद आ रही है, कौन है ये स्टूडेंट? पीछे जाके लेट जा बेटा, इतना सर दर्द हो रहा है तो। ठीक है। सो कल हम क्या कर रहे थे? कल हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा था टॉपिक। जो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे एक्वा सॉल्यूशन में से, तो क्या हमें मिल रहा था, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, एंड एनोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा था। तो ये हमने देखा था। जैसे हमने एक्वस HCl का केस देखा था, एक्वस NaCl का केस देखा था, राइट। और भी हमने काफी सारे केसेस देखे थे। डाइल्यूट H2SO4 का केस देखा था, कंसंट्रेटेड H2SO4 का केस देखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने प्रोडक्ट देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस के। अब इसमें से इतना जो मैंने कल कराया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें जेई में देखने को नहीं मिलेंगे। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट यस, ज्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ से अरे इधर तुम लोग बातें कर रही हो क्या? ये AVI संधु संधु वाले ग्रुप से बातें क्यों कर रहे हो? आता है ये चैप्टर? और तुम लोग खड़े क्यों हो, ये MSP बॉयज? और ये सिर पे ये स्टाइल नहीं खत्म हो रहे इनके लड़कों के, हैं? कल भी ये अपने सर पे हाथ मार रहा था, आज फिर ये सर पे हाथ मार रहा है। ठीक है। लेकिन जो आज मैं करवाने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मैंने कल तुम लोगों को शायद दिखाया भी था। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में वो नल्स इक्वेशन से एक आते हैं आपके, और कंडक्टेंस वाले पार्ट से आता है क्वेश्चन। तो कंडक्टेंस वाला पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे जो है बहुत ध्यान से इसको समझेंगे जो मैं समझाने जा रही हूँ अभी। ठीक है। कंडक्टेंस में हम लोग यही पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, सेल कांस्टेंट है ना, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, सो दैट आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। लेकिन इससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, मैंने कल दो क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे, वो तुम्हें मेरे को करके बताने हैं। तो ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करिए बेटा। हाँ, निकाल लो, नोटबुक निकालो। हाँ जी,
क्या होगा इसमें, टू एक्वा सोल्यूशन ऑफ है आपके पास, एक तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और एक अलग है लिथियम क्लोराइड का। ठीक है, दोनों ही सोल्यूशन का क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपको सोल्यूशन की पीएच बता दें, इसमें क्या होगी और इसमें क्या होगी। एमटीएस संगरूर बॉयज वो कह रहे हैं कि ए में डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी बी में। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हमें कैटायन कौन कौन सा मिलेगा, एक तो Ag प्लस होगा, पानी है तो वाटर होगा। एनाइन की बात करूं तो, एनाइन की बात करूं तो नाइट्रेट आयन मिलेंगे और वाटर। अब Ag प्लस और वाटर में से कैथोड की तरफ कौन जाएगा, ये जाएगा और हमें Ag मिल जाएगा कैथोड पे। बोलो क्या कहते। और एनाइंस में हमें O2 मिल जाएगा एट एनोड। याद आ रहा है। तो यानी कि सॉल्यूशन में क्या बचा, पानी बचा और नाइट्रेट आयन बचा। पानी में भी H प्लस OH नेगेटिव आयन होंगे, तो H प्लस और NO3 नेगेटिव, HNO3 एसिड। मीडियम कैसा है, एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। तो बिल्कुल ठीक बोला तुमने, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे देखो कैटायन कौन कौन सा होगा, लिथियम प्लस, और पानी है तो एक्वस मीडियम है तो वाटर लोगे। H प्लस और OH नेगेटिव जर्नली नहीं लिखते हैं बुक्स में, वो वाटर करके लिखते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम H प्लस क्यों नहीं लिखा, वाटर क्यों लिखा है। यहाँ पे देखो एनायन Cl नेगेटिव और वाटर। तो लिथियम प्लस और वाटर में से बोलूं तो हमारे पास वाटर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा और H2 गैस मिलेगी कैथोड पे, और इसमें Cl2 गैस मिलेगी। ये हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। तो सोल्यूशन में क्या रह गया तुम्हारा, लिथियम और ये लिथियम प्लस आयन रह गया और वाटर है। तो क्या बनेगा, बेस LiOH, Li प्लस और OH नेगेटिव कंबाइन होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विच इज बेसिक इन मीडियम। तो क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो यस, ए में पीएच कम हो रही है और बी में पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी सही क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सवाल है, तो ये तुम्हारे जेई में आ सकता है। ठीक है जी, ओके। ये वाला क्वेश्चन, क्या बात, ये वाला जो ग्रुप है एमटीएस संगरूर बॉयज वाला, यार तुम लोग अच्छा अच्छा कर रहे हो। ये लोग हर क्लास में आंसर देते हैं। ओके, एमएसजे वाला ग्रुप सी कह रहे हैं कि कौन आया इस टाइम पे। भाई ये कौन सा टाइम है आने का, क्लास 4 बजे की है ना, 4 बजे का टाइम है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सिल्वर, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को कि दोनों साइड सिल्वर है। अब दोनों साइड सिल्वर है तो क्या है, करंट पास किया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 क्या होगा। कल बताया था कोपर वाला केस, यहाँ पे भी ऐसा होगा कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा सिल्वर का, और कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो एक साइड से कंज्यूम हो, एक साइड कंज्यूम हो रहा है और एक साइड डिपॉजिट हो रहा है, तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होगी सिल्वर नाइट्रेट की वो क्या होगी सोल्यूशन में, वो होगी सेम। तो यस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। देखो तुम्हारे जो सिलेबस में अपने को पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक का क्या मतलब है, जब आप सॉल्यूशन में क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। और आपको पता ही है इलेक्ट्रोलाइट किस में डिसोसिएट करने वाला है, डिसोसिएट इनटू आयंस। और इन आयंस की वजह से ही क्या होने वाला है, करंट फ्लो होगा और कंडक्टेंस आप मेजर करोगे, राइट।
सो ये आप लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आती है वो किसकी वजह से आती है? इसमें जो कंडक्टेंस आती है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू आयंस की वजह से, ड्यू टू आयंस की वजह से। अब आयन से तो क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो क्या होगा? वहां पे करंट फ्लो होने वाला है, राइट, और वहां पे कंडक्टेंस आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, अच्छा। एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आयंस की, मतलब स्पीड बढ़ेगी, जिसको आप बोल सकते हो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस की स्पीड, अगर वो इंक्रीज होगी तो आपका कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, और काफी सारी चीजें तुम लोग सीखोगे। ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ रीड कर लेना। ठीक है, इसको सिर्फ रीड कर लेना। मेटेलिक कंडक्टर्स को ये तुम वैसे फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे तुम्हें नहीं पढ़ना है। हमें मेन मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक वाले कंडक्टर से। बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक, इसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन होता है, जैसे भी मैं बोल रही थी। ठीक है, मास का ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टेंस एक चीज बोली हुई है। रेजिस्टेंस का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है? रुकावट। ठीक है, अब रुकावट क्या होगा? जो तुम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो और उसमें जो सॉल्वेंट है उनके बीच में क्या होगा? कुछ अट्रैक्शन होगी, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, कैसे क्या होता है, एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। तो अगर मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो यहाँ पे आपके दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आ जाते हैं। ठीक है, अरे इधर ध्यान दो, ये क्या थम्स अप, क्या ये इमोजी भेज रहे हो? मैं ब्लॉक कर दूंगी बेटा, ध्यान रखना। अगर मेरे को दिखा कि कोई एवे ही जो है इमोजी भेज रहा है और एवे ही कुछ कुछ भेज रहा है, मैं रिमूव कर दूंगी बेटा उसको क्लास से। तो थोड़ा सा क्लास में डेकोरम मेंटेन करके बैठो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या तो आपका जैसे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, एसिड में HCl हो गया, राइट। ये लोग क्या करते हैं? ये ऑलमोस्ट 100% क्या करते हैं? ये डिसोसिएट हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मतलब ऐसे पूरा 100% नहीं होते, बट हम ये बोल देते हैं 100% आयनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके वीक एसिड और वीक बेस हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा? जैसे मान लो तुम्हारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा ये। तो अगर ये वीक एसिड एसिड है तो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो तुमने इसके कितने लिए, मान लो लेट से तुमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, एक ही डिसोसिएट हुआ, बाकी 99 अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गए, तो बहुत वीक एसिड है ये। ठीक है, और बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वीक बेस, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो रहे हैं? डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो यानी कि मैं आपको क्या बोल रही हूं कि ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे
नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, क्या कहते हो सारे बच्चे? इतने ज्यादा आयंस होंगे उतना उनका मूवमेंट होगा, उतना वो फ्रीली मूव करेंगे, राइट? बोलो। और उतना कैथोड एनोड की तरफ उनका मूवमेंट फास्ट होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, कंडक्टेंस आएगी। तो यानी कि अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टेंस क्या होगी। लिख लिया क्या ये बताओ मेरे को? आप लोगों ने ये पहले चैप्टर पढ़ा है? बताना मेरे को एक बार। आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया है? प्लीज मेरे को एक बार बताओ थम्स अप देके। एक ग्रुप एक ही बार थम्स अप करे, एक ग्रुप एक ही बार थम्स अप करे। ठीक है। उसके बाद है साइज ऑफ आयंस। क्या आयंस के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या? क्या आयंस के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या कंडक्टेंस? यस करता है। कैसे? अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ साइज, तो साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है। और जितना साइज छोटू होगा वो उतना फास्ट भागेगा, और जितना बड़ा होगा उतना उसको भागने में दिक्कत होगी। यस और नो? तो अगर मैं कंडक्टेंस लिखती हूँ, कंडक्टेंस का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस लिथियम में होगी, फिर सोडियम में, फिर पोटेशियम में, रिबिडियम, और सबसे कम सीजियम में। यस और नो? लेकिन अगर मान लो मैं एक्वा सॉल्यूशन ले लेती हूँ, एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा? पानी होगा। एक बात बताओ, लिथियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? और पानी में क्या है? पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। देखो हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ मेरे को, यस और नो? तो क्या करेंगे ये जो लिथियम आयन है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? हाँ मैम बिल्कुल करेंगे। तो एक बात बताओ, जितना ये साइज छोटा है तो क्या होगा? साइज अगर छोटा है तो उतना स्ट्रोंगली ये इंटरेक्ट करेंगे। साइज बड़ा होगा, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा फैला हुआ है, तो उससे इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर साइज छोटा होगा तो पानी के मोलिक्यूल उसको ज्यादा घेरेंगे, और जब पानी के मोलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो? तो अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड रेडियस वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलती हूँ? जो छोटू है वो पानी पी के बहुत मोटू हो जाता है, जो छोटा है वो पानी ज्यादा लेके मोटा हो जाता है। ऐसे ही जिसका साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी? कम होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन में मैं कंडक्टेंस की बात करूंगी तो क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन में जो आपका सीजियम है, सीजियम का साइज क्या होगा? हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी? सबसे कम होगी। और अगर हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी तो मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? बोलो। ज्यादा होगी। फिर से सुनो क्या बोला। लिथियम छोटा है, ठीक है, पानी पी के हो गया है मोटू, राइट? अब मोटू हो गया तो चल नहीं पाएगा, आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी, और अगर आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या तुम ये बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन में जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है, आयनिक मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो एक्वा सॉल्यूशन में बेटा आप हाइड्रेटेड रेडियस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये होगा। जल्दी से इसको लिखो। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, कोई मुझे बताएगा चैट में। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा पोलर होना चाहिए या फिर कम पोलर होना चाहिए? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होनी चाहिए? बताओ। मोर पोलैरिटी। और कोई और बताओ, और भी बताओ। बहुत सारे स्कूल्स जुड़े हैं बेटा मेरे साथ। मोर पोलर। और यस, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज। देखो, यस, देखो जितना मान लो लेट से तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NaCl है। अब आपको पता है Na+ और Cl नेगेटिव ये होता है। दोनों में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये तुम पढ़ते भी आए हो। अगर कोई मैं ऐसा सोलवेंट लू जिसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने सुना होगा एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो हर सोलवेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फिक्स होता है कि ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, राइट? ठीक है। सो इसमें क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होने का क्या मतलब है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होने का ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर सोलवेंट में कितनी ताकत है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, राइट? अब जितनी ज्यादा पोलैरिटी होने वाली है, सो वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, ठीक है, 80 के आसपास होता है। तो ये बहुत अच्छा सोलवेंट है, राइट? तो अगर ये सोलवेंट बहुत अच्छा है तो ये क्या करेगा, इसमें इतनी ताकत है कि ये इसके फोर्स को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, राइट? तो ये इनके फोर्स को ओवरकम करेगा। अब Na+ अलग फ्री, Cl नेगेटिव अलग फ्री। अब आयंस का आराम से फ्रीली मूव करेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ऐसे ही अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाते जाओगे, और भी है पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो बेसिकली वो क्या करेंगे, आप लोगों के लिए क्या होगा, कंडक्टेंस को वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सॉल्वेंट कैसा है ये भी मैटर करता है। अभी कुछ बच्चों ने बोला था लाइक डिजोल्व लाइक, यस, ठीक है। तो ये चीज जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, हमें लगता है नहीं करता बट ये करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, साइज, आयंस का साइज कैसा उस पर डिपेंड। एक बार क्वेश्चन आया था जेई में कि इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि जो कि कंडक्टेंस को जो है अफेक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस, सोलवेंट कैसा है डिपेंड करता है कि आपने सोलवेंट कौन सा लिया हुआ है। तो जितना पोलर सोलवेंट लोगे
तो ऑब्वियस ही बात, अगर सोलवेंट पोलर लोगे तो इनके बीच में क्या होगे, जो आपका ये आयनिक, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, राइट। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो अभी बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयंस की आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। मैं बोल रही हूं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, एक मिनट, ये बार बार पता नहीं इतनी लेट क्यों ज्वाइन करता है, समझ में नहीं आता। मैं कह रही हूं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आयंस की, यस और नो, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, और आयंस की स्पीड बढ़ेगी यानी कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इस तरीके से अफेक्ट करता है कंडक्टेंस को, ठीक है। बोलो यस और नो, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। विस्कोसिटी की बात करूं तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी कैसे डिपेंड करेगा, मतलब विस्कोसिटी किस तरीके से अफेक्ट करेगा कंडक्टेंस को। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो अगर मैं विस्कोसिटी बढ़ाऊंगी तो आयंस की मूवमेंट उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, यस और नो। तो अगर मेरा विस्कोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा आयनिक मोबिलिटी आयंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यस और नो। ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल है ना, पानी और हनी का एग्जांपल है लो, पानी आसानी से फ्लो करेगा या हनी, पानी। तो अगर तुम विस्कोसिटी बढ़ा दोगे तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी आयंस की। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, ये हाथ मारते रहो बस एक दूसरे को। हाँ, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है, फटाफट देखो भाई, फटाफट देखो। टेम्परेचर, विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपका साइज ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलूं, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस, चैट बॉक्स में डालो, डालो डालो, अरे ऐसे ऐसे क्या होता है, डालो ना। नहीं डालोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगी। तुम्हें रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम है क्या भाई, देख के बता दो। इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट को फ्लो होने से रोके, रुकावट ही तो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल बता रही हूँ मैं सॉल्यूशन, देखो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक का सॉल्यूशन है, ये मैंने कैथोड और एनोड जैसे मैं दिखा रही हूँ, कनेक्ट कर दिया उसको। इसके लिए जो अपरेटस होता है ना कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, वो होता है कंडक्टोमीटर, ठीक है। बट उसका बहुत ज्यादा डिस्कशन हो नहीं रखा तुम्हारे उसमें जेई में। वैसे कंडक्टोमीटर अपरेटस की हेल्प से जो होता है, आप लोग जो है कंडक्टेंस मेजर करते हो, राइट। तो मैं सिंपल सा एक दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और ये इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रोड्स बना दी। तो ये क्या है, लेंथ है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या है,
एरिया एरिया ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और किसी भी सेल के लिए जो L/A होगा वो कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी सेल के लिए जो L होगा और A होगा वो कांस्टेंट होगा। L/A इनका रेशियो कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन सेल। अब मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? बताओ भाई, किस पे डिपेंड करेगा? एल आपका डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है और ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? फिजिक्स तो पढ़ते हो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वहां पे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो जो आयंस है, सोलवेंट है, उनके बीच में क्या होगी? बातें होंगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आयंस को कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, उनकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी, करंट फ्लो होने में दिक्कत आएगा। तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और एरिया अगर ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है जी। यानी कि रेजिस्टेंस कम कब होगी? जब खुली वाली चीज हो गई। अगर एरिया कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो क्या होगा? रुकावट होगी। ठीक है, सो बस यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और आप इसको हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन को तो क्या आएगा यहाँ पे? रो। और ये रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। आर एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? एरिया। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखने, क्योंकि काम आएंगी अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उसके बाद है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस वैसे भी मैंने बताया है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब कंडक्टेंस क्या होता है? कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या था? करंट को फ्लो होने से रोक देना, रुकावट। कंडक्टेंस क्या होता है? ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों में क्या हो गया? उल्टी बात हो गई ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो कंडक्टेंस को हम जी से दिखाते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? 1/रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, या तुम इसको साइमन भी बोल सकते हो। ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या किया? आर क्या था? रो L/A। तो अगर मैं 1/R लिखूं तो क्या होगा ये? अगर मैं 1/R लिखूं तो क्या होगा ये? ये होगा, बोलो भाई। हम्म। और आपको ये ध्यान रखना है, जो L/A होता है वो सेल कांस्टेंट होता है।
और किसी भी गिवन सेल के लिए L/A कांस्टेंट होता है। मान लो पहले तुम जा रहे हो एक्सपेरिमेंट करने, कंडक्टेंस मेजर करने, और उस टाइम पे जो लेंथ और एरिया होगा, और जब तुम्हारा दोस्त जाएगा वही एक्सपेरिमेंट करने, तो उस टाइम बेशक बेशक उसका सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, लेकिन लेंथ और एरिया क्या होगा उस सेपरेटस का सेम होगा। तो गिवन सेल के लिए L/A क्या होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए, होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो यहां से 1/रो भी निकाल सकते हो क्या तुम लोग, 1/रो निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। रो क्या होगा, RA/L, तो 1/रो क्या है, 1/R इंटू L/A। ठीक है, और 1/R क्या है, बोलो बोलो, 1/R क्या है, कंडक्टेंस, और L/A को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम G* से दिखाते हैं। तो 1/रो क्या आ गया, 1/रेजिस्टिविटी आ गया, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही लिखा हुआ है, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स हैविंग लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर। फिर वही है जो अभी मैंने बताया है, तुमने लिख लिया है तो नहीं लिखना तुम्हें, ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखना है मेरा बेटा। ठीक है, एक ये वाला बहुत काम में आएगा, कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस होता है, सेल कांस्टेंट को आप G* लिखते हो, तो 1/रेजिस्टिविटी हो जाएगा G इंटू G*। और अगर आपको रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिखना है, मतलब सॉरी यूनिट बतानी है, तो आप बता सकते हो, रेजिस्टेंस की ओम होगी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपकी रेजिस्टिविटी थी ना, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका कंडक्टिविटी है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता था, वैसे रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। तो कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं बेटा, कप्पा से दिखाते हैं, ऐसा के बना के नीचे से कर्व कर दो, कप्पा, दिस इज कप्पा। तो ये क्या होता है, कप्पा इज 1/रेजिस्टिविटी। लेकिन ये तो रटने वाली बात हो गई, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, ये तो फॉर्मूला आ गया। अब तुम्हारे पास कप्पा इज 1/रेजिस्टिविटी आ गया, और 1/रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, 1/R इंटू L/A। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, एक रिलेशन निकल के आ रहा है, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*। ये तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से, बहुत ज्यादा। तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G*, और कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की क्या थी, ओम सेंटीमीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स में भी तुम लिख सकते हो, डिपेंड कि क्या दिया हुआ पेपर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इधर देखो। अब देखो ध्यान से समझते हैं कि ये कंडक्टिविटी होता क्या है। देखो, मैंने तुम्हें बोला कप्पा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, यानी कि जी स्टार है एल बाय ए। तो अगर तुम्हारा एल, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस टाइम पे जो तुम्हारी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। इसको समझोगे कैसे? अगर तुम ध्यान से देखो, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि कनेक्ट किया गया है वायर के थ्रू, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मैं इसका, अगर तुम्हें क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, देखना एक बार, दिख रहा है? तो बेसिकली एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि यू कैन से 1 ml। तो बेटा कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। फिर से बोलूं, 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है, दैट इज कंडक्टिविटी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो conductivity is the conductance of 1 ml of solution. Conductivity is the conductance of 1 ml of solution. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी 1 ml, फिक्स है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 ml। तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है, उनको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलूंगी। नींद आ रही है बच्चों को, भागने की लगी हुई है, कब भागेंगे बाहर की तरफ, नजरें हैं उनकी खिड़की की तरफ, कि बस हम कब भागेंगे, बस छोड़ दे मैडम हमें। ये क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ दूंगी पक्का। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, इतना सॉल्यूशन केसीएल का सॉल्यूशन है, केसीएल इज इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इतने टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस दी हुई है बेटा 1500 ओम। आपको सेल कांस्टेंट बताना है, और इफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, यानी कि कप्पा आपको दी हुई है 1.46 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा क्या हो जाएगा, अभी बताया ना, जी इंटू जी स्टार। तो कंडक्टेंस आपको दिया नहीं हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो कप्पा इंटू रेजिस्टेंस करोगे तो क्या तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट नहीं आ जाएगा? करो, 1.46 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। ठीक है, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ओम। तो साइमन क्या होता है, ओम इनवर्स, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आ रहा है? बड़ी जल्दी सोल्व कर लिया है, पहले कर रखा था क्या? पता था कि मैम यही क्वेश्चन करवाएंगी। यस, 2.19 आपका आंसर आएगा, सोल्व करके इसको देख सकते हो आप।
ठीक है, भागना नहीं है, सुन लो पहले। इसके बाद आपका आता है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे जो है फिर टाइम चाहिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का यहीं से शुरू करूंगी। टिल देन जितना आप लोगों को सर ने करा दिया, जितना मैंने 2 लेक्चर में करा दिया है, आप रिवाइज करेंगे। पहले कल आके, मतलब जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, पहले मैं आती ही तुमसे पूछूंगी क्वेश्चन, और अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो कैमरा ऑन करा के तुम्हारी समझ लो, फिर तुम्हें डांट मारूंगी बढ़िया वाली। ठीक है, और फिर सब देखेंगे, तो इसलिए पढ़ के आना। और ये क्या हरकत थी जो ये कैमरे के आगे बुक रख के गए हो? ठीक है, पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।